बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 10 ओम रजिस्टर इज़ 5 वोल्ट। कि ये हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी 5 वोल्ट। हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन 30 सेकेंड्स। कि इस रजिस्टर जो कि 10 ओम का है, इस 10 ओम के रजिस्टर में से 30 सेकेंड्स के लिए कितना चार्ज पास करेगा, उस चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है। अल्फा ऑप्शन है 2 कॉलम होगा, बीटा ऑप्शन है 15 कॉलम होगा, चार्ली ऑप्शन है 60 कॉलम और डेल्टा ऑप्शन है 150 कॉलम। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और पहले इसको खुद सॉल्व करें और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने के बाद वीडियो को प्ले करके अपने आंसर को मैच करें। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट का मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये होता है जी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, T। तो ये हमारे पास Q का मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, टाइम हमें दिया गया लेकिन I की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ को अप्लाई करके स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, ऐसे ही होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से I को कैलकुलेट करें, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 और डिवाइड बाय R कितना है स्टूडेंट्स 10। तो 5 टू द 10, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1/2। तो 1/2 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू या करंट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज की वैल्यू। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो I कितना है जी हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है जी 30। तो स्टूडेंट्स अगर 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है 15 कॉलम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई, कितनी है जी 15 कॉलम। तो कौन सी बेस्ट ऑप्शन बनती है जी, बीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड की तरफ चलते हैं कि जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है पासिंग थ्रू अ हीटर वायर। कि एक हीटर वायर है, उस वायर में से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं आपने कैलकुलेट करना है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। इफ़ इट कैरीज अ करंट 8 एम्पेयर, अगर उस वायर में से 8 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है तो 1 मिनट के लिए वहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने रिलेशन करंट के लिए यूज़ किया है वो हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है जी। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो हमारे पास Q होता है, ये Q बराबर होता है N इंटू E के। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये आती है जी I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये N अपनी जगह पे, ये T आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T और ये E इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। I कितना है जी हमारे पास, N इज इक्वल टू I हमें दिया गया है जी 8 एम्पेयर। 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है जी 1 मिनट, तो सेकंड में चेंज करेंगे 60 आ जाएगा। डिवाइड बाय E की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19, ऐसे ही होता है। तो अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो कौन सी बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 के एमसीक्यूज पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को मेंशन नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक के इस चैप्टर के
फर्स्ट 3-4 पेजेस से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम फटाफट 5-10 मिनट के अंदर डिस्कस कर लें, फिर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए मैंने थर्ड वाले के अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स आप याद करेंगे तो आपके 4-5 और एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट मीन्स द फ्लो ऑफ 6.25 multiplied 10 raised to power 18 electrons per second through any cross sectional area of the conductor। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 1 एम्पेयर करंट अगर कहीं किसी भी कंडक्टर से पास कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कि वहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अगर आप वीडियो देखें करंट वाले इस चैप्टर की तो फिर वहां पे भी आपको इसका आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर की करंट वाली वीडियो देखें। तो यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज के तौर पे इसको डिस्कस करेंगे कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा, याद रखिएगा। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऑर्डर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो कितना है, 10 raised to power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसी से रिलेटेड आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी ऑर्डर याद रखा हुआ है कि 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप केपी के बुक के अंदर देखेंगे तो फिर वहाँ पे आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना है, 10 raised to power -5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो उससे नेक्स्ट स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये आप कंडक्टर देख सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखें एरिया A1 स्मॉल है, यहाँ पे कंडक्टर का एरिया A2 क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे उसने करंट की कंडीशन दे दी है कि स्टेडी करंट है। ये भी आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि स्टेडी करंट क्या होता है, तो वहाँ पे जाके आप इसको देखें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि करंट इस एरिया के थ्रू क्या होगा और इस एरिया के थ्रू क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट में उसने कह दिया स्टेडी करंट, तो फिर याद रखना है कि करंट इस एरिया के थ्रू और इस एरिया के थ्रू दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप क्या कहेंगे, I1 जो है वो I2 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये बन रहेगा। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। सेकंड नंबर पे याद रखिएगा करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया, क्योंकि अगर आपको इस तरह के डायग्राम देके वो आपसे करंट डेंसिटी के बारे में भी पूछ सकता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी एमसीक्यूज बना सकता है। तो याद रखिएगा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है। तो फिर किस तरह से डिपेंड करेंगी ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से वो इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज करेंगी। ठीक है, वहाँ पे आप जाके इसको चेक करें जब मैंने कंडक्टर के अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन वाला टॉपिक आपको बताया था। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी रीज़न नहीं देखेंगे कि क्यों वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वहाँ कम क्यों होगी, यहाँ ज़्यादा क्यों होगी। ये चीज़ आपको टॉपिक में मैं समझा के आ रहा हूँ, तो वहाँ जाके ये चीज़ आप क्लियर करें फिर इसकी तरफ आएँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज के तौर पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो एरिया A1 स्मॉल होगा एरिया A2 से, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो याद रखिएगा जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, इस एरिया के थ्रू। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी लार्ज होगी J2 से। इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहाँ एरिया A1 के थ्रू ग्रेटर होगी और जो एरिया A2 के थ्रू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी इस एरिया से। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज याद रखने। इससे नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 4 पे एमसीक्यूज, जिसकी स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ अ सेल कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ये हमारे पास रजिस्टर है जिसके साथ हमने सेल को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द रजिस्टर आर। इस रजिस्टर आर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये आपने बताना है, और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बतानी है। तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो की हमारे पास ये डायरेक्शन है और कन्वेंशनल करंट की इस तरह से एरोज की हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है। तो आपने इस रजिस्टर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो देखना है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या है वो देखना है।
तो अगर ए ऑप्शन या अल्फा ऑप्शन पे गौर करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ होगी, नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ी फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट टू लेफ्ट। तो वो कौन सी ऑप्शन बनती है, राइट टू लेफ्ट। एक ये बन रही है स्टूडेंट्स, एक ये बन रही है, तो इसका मतलब ए बी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे गौर करते हैं। दूसरी देखते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब इस रजिस्टर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखें ये हमारे पास किस चीज़ की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे पास करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ये हमारे पास इस तरफ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे MCQs है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो इज। ये हमारे पास में सर्किट गिवन है, तो यहाँ पे A और B पॉइंट्स के बिटवीन आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, बीटा ऑप्शन है 1 वोल्ट और चार्ली ऑप्शन है 0.75 और डेल्टा ऑप्शन है 0.5 वोल्ट। तो आपने A और B के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और B पॉइंट के बिटवीन, तो हमारे पास जो रिलेशन होगा I इज इक्वल टू V ओवर R, ये फार्मूला होता है। तो R हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर तो है नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट, कि पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा, V होगा जी I इंटू R इक्विवेलेंट। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें I तो पता है 0.03, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास दो रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में, तो पहले इन दो को एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा सर्किट बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया जी 25 का, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे बना लेते हैं एक। अभी हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। ये आ गया 0.03 A पॉइंट और यहाँ पे कौन सा है जी, B पॉइंट। अब ये कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें, 20 + 30 50, सीरीज़ में है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 50 ओम। अब ये सर्किट बन चुका है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को देखें गौर से, ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, दोनों डिफरेंट हैं, तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 50। अब LCM लें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो LCM हमारे पास क्या आएगा 50, तो 25 टू द 50 तो 2 प्लस 50 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, तो 2 + 1 3, तो ये आता है जी 3/50। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको उलट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50/3। तो अगर इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 16.66। अब 16.66 क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ चुकी है और करंट भी हमारे पास है। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे वोल्टेज को फाइंड करना चाहें तो I कितना है जी हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई है जी 16.66। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। उससे नेक्स्ट है हमारे पास विच ग्राफ शोज हाउ द करंट चेंजेस व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज वेरीड। यानी कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो करंट किस तरह से चेंज होगा वो आपने यहाँ से ग्राफ को देख के सिलेक्ट करना है। तो पहला ग्राफ हमारे पास है I और V वोल्टेज और करंट के बिटवीन, जिसमें हमारे पास क्या है एक हॉरिजॉन्टल अपना इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, और बीटा ऑप्शन क्या है जी हमारे पास I और वोल्ट के कर्व आ रही है। चार्ली ऑप्शन में हमारे पास क्या है करंट कांस्टेंट है,
और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ। अब स्टूडेंट्स इन ग्राफ में अगर हम गौर करें तो सबसे पहली बात क्या है, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है तो वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी उसी तरह से इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर R हमारे पास कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो इसका मतलब कौन सी हमारे पास जो ऑप्शन बनती है वो करेक्ट है, अल्फा ऑप्शन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है तो ये कांस्टेंट है, और I और V का रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट। जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, I ओवर V। तो I ओवर V जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 7 पे एमसीक्यू जिसकी स्टेटमेंट है, स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट I ऑन द वाई एक्सिस इज। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपके पास वोल्टेज हो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपके पास करंट हो, तो आप बताएं कि स्लोप जो है ग्राफ का वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, कंडक्टेंस के इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है जी, वोल्टेज। तो ये आ गया V और यहाँ पे आ गया करंट I। अब स्टूडेंट्स अगर हम स्लोप का रिलेशन देखें तो स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। अब यहाँ पे गौर करते जाएं, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Y के क्रॉस हमारे पास क्या है, करंट। तो डेल्टा I ओवर डेल्टा V हो जाएगा, जिसको आप I ओवर V भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर आप गौर करें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से हमें चाहिए I ओवर V, ये देखना चाह रहे हैं ना हम। तो पहले तो यहाँ से देखें कि V ओवर I इज इक्वल टू R, और अगर I ओवर V कैलकुलेट करना हो तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। तो ये आ जाएगा 1 ओवर R इज इक्वल टू I ओवर V। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास I ओवर V जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसे हम शो कर लेते हैं G से। तो ये कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, बीटा ऑप्शन। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R, इज कट इनटू 2 हाफ्स एंड देन दीज आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू ईच अदर। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और उसको हमने कट किया 2 पीसीस के अंदर। तो फिर उन दोनों पीसीस को हमने क्या किया, पैरेलल ज्वाइन कर दिए। What will be the value of new resistance? अब आपने न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। R होगी, R/2 होगी, 4R होगी या R/4 होगी। तो उसमें सबसे पहले देखें कि हमने अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R, तो जब हम उसको 2 हाफ्स में कन्वर्ट करेंगे और उनको फिर पैरेलल कनेक्ट करना है, तो अगर हम 2 में उसको कट ऑफ करें तो इसका मतलब एक की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, R/2, और दूसरी की भी क्या होगी, R/2। ठीक है, देखें ना, पहले आपके पास क्या थी, सिर्फ रेजिस्टेंस R थी। जब आपने उसको 2 पीसेस में कट किया तो फिर इसका मतलब एक हो जाएगी R/2 और दूसरी भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2, हाफ ऑफ हो जाएगी। फिर आपने इन दोनों को क्या किया है, पैरेलल कनेक्ट करना है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो इसके लिए आप रिलेशन जानते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है जी R/N। ये हमारे पास पैरेलल में होता है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो फिर ये रिलेशन यूज़ करें। अब दोनों रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करोगे तो फिर हमारे पास ये वाला रिलेशन यूज़ होगा। तो R कितनी है, R/2 हर एक की वैल्यू, डिवाइड बाय N कितनी है, 2 रेजिस्टर हैं, तो ये ट्रू। तो ये 2 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R/4। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी जी R/4। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है नंबर 9 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैसेज ऑफ 3 वायर्स आर इन द रेशियो 1:3:5। ये हमारे पास वायर के मैसेज की जो रेशियो है वो गिवन है 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो, और लेंथ की जो हमारे पास वायर की लेंथ की जो रेशियो है वो भी गिवन है 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की रेशियो को कैलकुलेट करना है। अल्फा ऑप्शन देख सकते हैं 1:3:5, बीटा ऑप्शन है 5:3:1, इसी तरह से चार्ली ऑप्शन, और फिर आपके पास क्या है, डेल्टा ऑप्शन। तो अब स्टूडेंट्स इसको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैसेज की रेशियो गिवन है
वायर्स की लेंथ की रेशो गिवन है, आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की रेशो बतानी है। तो सोचें इसको कि कौन सा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की रेशो आ जाए। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन होता है जी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L ओवर A, यही होता है। तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसी रिलेशन के अंदर गौर करते जाए, अगर इसी रिलेशन, क्योंकि रेशो बनानी है ना हमें, तो इसी के अंदर अगर मैं ऐसे कर दें रो L ओवर A मल्टीप्लाई L डिवाइड बाई L, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, L L से कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब ये L L से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा L स्क्वायर, और ये L में एक साइड और इस एरिया में टू साइड, तो ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये R बराबर आ जाएगा जी रो L स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का रिलेशन आ गया। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं एज वी नो दैट कि डेंसिटी, जिसको आप इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। ऐसे ही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी मैस ओवर सिग्मा, या आप डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इसके इक्वल आ गया। अब यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि देखें ना मैस की रेशो है और लेंथ की रेशो गिवन है, तो हमें कहीं ना कहीं M और L को लेके आना है। तो देखते हैं जी, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये आपके पास रो, अब L स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे डिवाइड बाय, स्टूडेंट्स वॉल्यूम किसके इक्वल है, मैस ओवर डेंसिटी। अब मैस ओवर डेंसिटी लिखते हैं यहाँ पे, मैस ओवर डेंसिटी, तो वो डेंसिटी ऑटोमेटिकली ऊपर चली आएगी, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ना मैस ओवर डेंसिटी, तो वो डेंसिटी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, तो ये सिग्मा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास बन गया जी रिलेशन। अब इस रिलेशन में देखें हमारे पास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। पीछे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये L और M पे, और यही तो हमें चाहिए थी, क्योंकि यही रेशो तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ रेशो। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिएगा R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू क्या होगी, सिर्फ इस चीज़ को लेने लगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है ना। तो ये बन जाएगा जी L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1, उसके बाद रेशो L2 स्क्वायर डिवाइड बाय M2 रेशो L3 स्क्वायर डिवाइड बाय M3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बन गया है। अब इसको गौर से देखते हुए आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए हमें यही रेशो चाहिए ना रेजिस्टेंस की, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। L1 हमारे पास कितने है जी, लेंथ की रेशो ये है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइड बाय M1 कितना है 1, तो ये स्टूडेंट्स 1 आ गया। इसी तरह से रेशो L2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 डिवाइड बाय M2 कितना दिया हुआ है 3, तो ये आ जाएगा 3। रेशो L3 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय M3 कितना है जी 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेजिस्टेंस की रेशो आ गई। अब इस रेशो को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन इस तरह की नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि देखें अगर मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगी। जो काम करना है सारों के साथ एक ही करना है। तो देखिएगा इधर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू, हाँ भाई अगर मैं 5 से इससे मल्टीप्लाई करूँ 25 को तो ये क्या आता है 125 रेशो, अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45, तो 45 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3 1 3 3 5 था 15। ठीक है जी, तो 15 आता है, तो यहाँ पे आ गया 15। इसको सॉल्व किया है 5 से पहले 9 को मल्टीप्लाई 45 को 3 पे डिवाइड करें तो 15 आता है रेशो। फिर इसको भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 5 1 द 5, तो वो 5 इस 5 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1। ये आ जी हमारे पास आंसर। ये
125:15:1। तो अब अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी नंबर 10 की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 10 पे एमसीक्यू है, जिसकी स्टेटमेंट है इन द फिगर। इस फिगर को गौर से देखिएगा। अ कार्बन रजिस्टर हैज बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट्स बॉडी, कि इस बॉडी पे आपके पास डिफरेंट कलर्स के बैंड शो किए गए हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज, आपने इस बॉडी की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम गिवन है। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मेंशन किए गए हैं बैंड के हिसाब से। तो आपने यहाँ से अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले देखें कि हम अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमें कलर कोडिंग का ये टेबल आना चाहिए। तो उसके लिए टेबल को याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस याद रखा था। आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो भी देखें कलर कोडिंग की। बेबे रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएंगे। तो अब देखें, सबसे पहला बैंड है हमारे पास वाइट कलर का। तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट बताता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट बताता है, थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोज उतने लिखेंगे जितना उसका नंबर होगा, या फिर आपके पास इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, कि 10 की पावर में जितना भी आपका नंबर हो उसकी पावर को उतना ही आपने लिख देना है। और फोर्थ बैंड क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप कलर कोडिंग की वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 13 के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, फर्स्ट कलर कौन सा है, वाइट। तो वाइट का नंबर क्या बनता है, 9। तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद है जी ब्राउन। तो ब्राउन का नंबर यहाँ से 0 1 1 बनता है। तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद थर्ड मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 रेज़ टू पावर कितना है जी, हमारे पास रेड कलर है। रेड कलर का नंबर बनता है 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस। फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का है तो ये आ जाएगा 10%, टॉलरेंस ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इस तरह की ऑप्शंस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी बना सकते हैं कि देखें, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। लास्ट में तो पॉइंट होता ही है ना वैल्यू में। तो इस पॉइंट को आप जितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे उतने ही आप ज़ीरो क्या करेंगे, 10 की पावर में नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाता हूँ तो इसका मतलब 10 की पावर में एक नंबर ऐड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 9.1 मल्टीप्लाइड, पहले 2 ठहरा है तो 1 आएगा तो 3 हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 10%। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें कि 10 रेज़ टू पावर 3 क्या है, किलो की वैल्यू। तो 9.1 मल्टीप्लाई, या सॉरी इसको मल्टीप्लाई ना लिखें, किलो ही लिख दें, किलो। और आगे हमारे पास क्या है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। ये आ गया। प्लस माइनस 10% है तो वो यहाँ पे उसने बताया ही नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस आपके पास वैसे ही ऐड भी होगी और सब्ट्रैक्ट भी होगी जो उसकी रेंज बनेगी। तो ये वैल्यू आ रही है 9.1 किलो ओहम। तो इसका मतलब ये है हमारे पास इस बॉडी की रेजिस्टेंस। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन बनती है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 11 की तरफ, कि यहाँ पे तो उसने हमसे वैल्यू पूछी है ना कलर कोडिंग दे के। अब अगर हमें वो वैल्यू दे दे और यहाँ पे एक रजिस्टर को शो करके वो ऑप्शंस बना दे डिफरेंट कलर्स की, उसके नाम लिखे होंगे, तो वो भी आपको आना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे उसने यहाँ पे वैल्यू दी है 42 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। अब वो यहाँ पे ABCD ऑप्शंस बनाएगा, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो उस ऑप्शंस के अंदर ना कलर्स के नेम लिखे होंगे। इस वैल्यू को देख के आपने वो नेम्स फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं बनाता हूँ, देखिएगा। 4 है पहले, तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट बताता है। तो 4 पे कौन सा कलर आ रहा है, 0 1 2 3 4 येलो। तो इसका मतलब ये जो कलर होगा ये होगा येलो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये होगा हमारे पास येलो। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 है, तो सेकंड डिजिट हमारे पास सेकंड बैंड सेकंड डिजिट की वैल्यू बताता है। तो सेकंड बैंड का अगर डिजिट हमारे देखें तो 2 है ना, तो 2 कौन से नंबर पे आता है, 0 1 2 रेड। तो इसका मतलब ये वाला कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, ये वाली ऑप्शन जहाँ पे आपकी मैच करें अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में, वो आपने सेलेक्ट करनी होगी। मैं सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद है जी किलो, यानी कि 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ये है मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोज़ होने चाहिए। तो 3 नंबर ऑफ जीरोज़ किस कलर में होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें 0 1 2 3 ऑरेंज में होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो कलर होना चाहिए ये होना चाहिए आपका ऑरेंज। ठीक है। और नंबर 4 पे आप देखें तो हमारे पास टॉलरेंस होती है, तो वो कितनी है, प्लस माइनस 10%। तो वो होना चाहिए सिल्वर, क्योंकि सिल्वर कलर की टॉलरेंस कितनी होती है, 10%। तो ये हमारे पास होना चाहिए जी सिल्वर।
अब ये जो ऑप्शंस होगी ना स्टूडेंट, येलो, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद सिल्वर, तो ये वाली ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 12। नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि टू रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, एंड देन इन पैरेलल, फिर उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, अक्रॉस द सेम वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स क्या है जी, सेम है। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ केसेज इज, करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है दोनों केसेस के लिए वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो अब आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है सोच समझ के कि देखें दो रजिस्टर्स हैं जिनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में भी जाहिर सी बात उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई होगी, तो वो कहता है सेम वोल्टेज सोर्स के साथ है, सीरीज की बारी पे भी पैरेलल की बारी पे भी। अच्छा, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ केसेस, तो दोनों केसेस के लिए, सीरीज और पैरेलल केसेस के लिए जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा या ग्राफ आएगा, वो कहता है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब आपने बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा ग्राफ हो सकता है, ए या बी, और सीरीज में ए या बी हो सकता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो अल्फा ऑप्शन देखिएगा, कहता है ए इज़ फॉर सीरीज, ए वाला जो ग्राफ है क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा, एंड बी इज़ फॉर पैरेलल, और बी जो है ये पैरेलल के लिए होगा। बीटा ऑप्शन है ए इज़ फॉर पैरेलल, क्या ए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, एंड बी इज़ फॉर सीरीज, और बी जो है ये सीरीज के लिए है। या चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों बातें ठीक हैं। या फिर डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ये है जी आपका एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने गौर करना है और बताना है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कि देखें सबसे पहले ना आपने याद रखना है कि यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि v ओवर आई, स्लोप जो है वो क्या बताता है हमें, रेजिस्टेंस बता रहा है। देखिए ना v ओवर आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये किसके इक्वल होगा, r। देखिए i इधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर, तो इसका मतलब v ओवर आई, तो y ओवर x, तो y कितना है v डिवाइडेड बाई x कितना है जी i, तो v ओवर आई हमें क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने याद रखा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर था उसके अंदर समझाया भी है, बताया भी है, याद भी करवाया था कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिजल्ट आता है वो क्या आता है, मिनिमम आता है। ये बात आपने याद रखी हुई है। उसी चीज़ को याद रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको आंसर समझ आ जाएगा। देखें थीटा, यहाँ पे गौर से देखें, थीटा भी तो स्लोप के इक्वल होता है ना, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो जितना थीटा ज़्यादा उतना स्लोप ज़्यादा। तो इसका मतलब इस b के केस में अगर हम गौर करें तो b का थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब b वाले में जो स्लोप है ये ज़्यादा होगा। अब स्लोप क्या बता रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब अगर स्लोप ज़्यादा है तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस केस में ज़्यादा होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब B वाला जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, B वाला जो ग्राफ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। और अगर A की बात करें, एंगल स्मॉल है तो इसका मतलब थीटा अगर स्मॉल है तो स्लोप कम होगा, तो इस वाले का जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। अच्छा, अगर स्लोप कम है तो स्लोप क्या बता रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस केस में कम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब फिर A वाला जो ग्राफ है ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A वाला जो है ये पैरेलल होगा, और स्टूडेंट्स जो B वाला है ये क्या होगा जी, ये होगा सीरीज। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला है। अब ज़रा ऑप्शंस देखें, A इज़ फॉर सीरीज, नहीं, A वाला तो पैरेलल बन रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखें अगर बीटा में A इज़ फॉर पैरेलल, तो A वाला बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और B इज़ फॉर सीरीज, तो B क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 13 की तरफ।